गुड मॉर्निंग बच्चों। परम मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है और गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के टॉपिक में बेसिक गणित में हम पढ़ेंगे धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों की संक्रियाएं। तो आपको पता होना चाहिए कि ऋणात्मक संख्याएं कौन सी होती है, धनात्मक संख्याएं कौन सी होती है। इससे पहले एक बात और कहूँगा कि ये गणित जो बेसिक गणित में पढ़ाने जा रहा हूँ ये प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी है, या जिनका गणित में बेस कमज़ोर है या गणित में कमज़ोर है तो इस प्रकार से बेसिक गणित को पढ़कर वह अपना कमजोरियाँ दूर कर सकता है, अपने बेस मजबूत कर सकता है और गणित को पूरी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित कर सकता है। तो अगर कोई दोस्त भी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। तो हम यहाँ देखेंगे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक वो पूर्णांक होते हैं जो धन चिन्ह वाले हो या प्लस चिन्ह वाले हो, जिनको चिन्ह तो नहीं लगाया जाता लेकिन उनको धन चिन्ह माना जाता है। जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 15 हुआ, 16 हुआ, 21 हुआ, 99 हुआ। इस प्रकार से ये पूर्णांक क्या कहलाते हैं? धनात्मक। धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि इनके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो ये कहलाते हैं धनात्मक पूर्णांक। इसके अलावा फिर आते हैं जैसे -2, -5, -7, -9, -10, -99। तो ये जिनके भी ऋण चिन्ह होता है आगे वह कहलाते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। आई बात समझ में? क्या एक बार और देख लो। जिनके कोई चिन्ह आगे नहीं होता है वह कहलाते हैं धनात्मक पूर्णांक। जिनके आगे माइनस चिन्ह दिखाई दे रहे हो या ऋण चिन्ह दिखाई दे रहे हो वह कहलाते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। यदि आपसे ये कह दिया जाए कि 3 माइनस, कभी कभी यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे, 3 माइनस तो क्या मानते हैं? इसको ऋणात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, जो कि गलत है। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा? -3। ये सही है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे की माइनस चिन्हों को हमेशा अंक के आगे होते हैं। अगर यहाँ पे 3 - 4 हो तो धनात्मक पूर्णांक तो कितना है? धनात्मक पूर्णांक तो होगा 3 और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांक होगा ये -4। इस प्रकार से अगर ये इस प्रकार से जमे हुए हो तो इनके धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों की पहचान करना अति आवश्यक है। उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार एक उदाहरण देते हैं। 5 - 6 + 7 - 8 + 11 - 15। इस प्रकार से कोई भी जैसे ये संक्रिया दे रखी है तो इसमें अपने को देखना है कि कौन से तो धनात्मक पूर्णांक है और कौन से ऋणात्मक पूर्णांक है। तो देखते हैं, पहले लिखते हैं धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक, सबसे पहले ये बात नोट रखनी है कि संख्या के आगे वाले चिन्ह को ही उसका मानेंगे, उसके पीछे वाला चिन्ह उस संख्या का नहीं है। या फिर इसको यूं समझें कि जिस भी संख्या के आगे जो चिन्ह होगा उस पे उस संख्या का आगे वाले चिन्ह का ही अधिकार रहेगा, पीछे वाले चिन्ह का उस संख्या का कोई अधिकार नहीं है। जैसे ये 5 है, इस 5 पे कौन से चिन्ह का अधिकार है? इधर आगे कोई भी नहीं है तो इसको धन मानेंगे। तो इस 5 का अधिकार कौन से चिन्ह से है? प्लस से। ऐसा नहीं है कि ये 5 अपना अधिकार इस माइनस पे भी जमाए। इस माइनस का इस 5 से कोई लेना देना नहीं है, ये 5 के साथ नहीं है, क्योंकि ये माइनस चिन्ह किसका है? ये 6 का है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो धनात्मक पूर्णांक तो ये हो गया, एक ये हो गया,
क्योंकि इसके आगे धनात्मक है, एक ये हो गया। तो ये 3 धनात्मक पूर्णांक है। आई बात समझ में? इसी प्रकार ऋणात्मक पूर्णांक कौन से हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। तो देखिए जैसे ये 6 है, इसका अधिकार कौन से चिन्ह से है? इसका चिन्ह ये है माइनस का। इसको अलग से में लिख देते हैं। ये माइनस चिन्ह वाला ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, -8 वाला ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, -15 वाला ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। तो यहाँ लिखेंगे -6, -8, -15। तो इस प्रकार से धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांकों की पहचान कर सकते हैं। ये बात ध्यान में अवश्य रखना है। फिर मैं रिपीट करता हूं कि संख्या का किसी भी चिन्ह के ऊपर जब ही अधिकार बनेगा जब वह उसके आगे आए। संख्या के पीछे वाले चिन्ह का कोई भी अधिकार नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांकों की पहचान हम आसानी से कर सकते हैं। अब आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं से मिलने वाली संक्रियाएं को कैसे हल करते हैं या उन सवालों को कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पे पहले समझ लेते हैं, थोड़ा मैं डायग्राम से समझा देता हूँ। योग करने पर, योग करने पर सबसे पहले देखेंगे ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का योग कैसे होता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि इनका गुणा कैसे होता है। फिर आगे इनका भाग करना भी सीखेंगे, इनका और संक्रियाएं भी सीखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक बात को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो देखिए यदि अब योग की जगह वैसे लिखते तो इसमें योगी हैं। धनात्मक और ऋणात्मक जब संख्याएं हो जाती है तो उनको योगी बोलते हैं। लेकिन योग बोलना अब हमारे लिए जब ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याओं का मामला होता है तो वहां पर योग नहीं बोल के, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो योग नहीं बोल के सीधा यूं कहेंगे कि इनको सरल करना है या इनको हल करना है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, 3 + 4 बराबर होते हैं 7। तो 3 + 4 किया 7 आ गया। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा अपने को दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों चिन्ह कौन से हैं? प्लस के। तो इस प्लस के चिन्हों को योग कर दिया, 7 आ गया। लेकिन यदि -3 + 4 करेंगे तो अब इनको बोल तो सकते हैं योग, लेकिन योग बोलने में कंफ्यूज हो जाते हैं और अभी भी ताज़ा तो याद रहेगा, लेकिन फिर जब थोड़े दिन गुजर जाते हैं तब कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका योग करना है या घटा देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, इनका डायरेक्ट इनका भी योग कर देते हैं, या तो -7 लिख देते हैं या फिर 7 ही लिख देते हैं। इस प्रकार से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इनको योग ना बोल के क्या बोलेंगे कि इनको सरल करना है। तो उन सरल करने का तरीका हम सीखेंगे। उससे पहले थोड़ी सी बात बता देता हूं मैं कि किस प्रकार से करेंगे। कि यदि जैसे पहली संख्या तो ये मान लेते हैं और यहाँ पे प्लस हो, और दूसरी संख्या ये मान लेते हैं, या फिर यहाँ पे नहीं मानते हैं, दूसरी संख्या मान लेते हैं ये दो जगह पे जैसे कोई भी संख्याएं आती है। अगर इस संख्या के आगे प्लस चिन्ह है, आगे अगर संख्या है तो प्लस चिन्ह वैसे लगा नहीं रहता है, लेकिन उसको हम क्या मानेंगे? प्लस चिन्ह। और यहाँ पे भी प्लस चिन्ह है, तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इनका योग करना पड़ेगा, या आंसर किस में आएगा? प्लस में। उसके बाद यदि यहाँ पे संख्या कोई सी भी हो सकती है, यहाँ पे बड़ी भी हो सकती है, यहाँ पे छोटी भी हो सकती है, या फिर यहाँ पे छोटी भी हो सकती है, यहाँ पे बड़ी भी हो सकती है। अगर यहाँ मान लेते हैं कि बड़ी संख्या हो और प्लस की हो, यहाँ पे छोटी संख्या हो और माइनस की हो। कैसे? उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे 5 हो और यहाँ पे -3 हो, तो ये तो 5 अंक को देखेंगे केवल, इसको पूरी को मिला के नहीं देखेंगे। उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी छोटी संख्या है और कौन सी बड़ी संख्या है, प्लस चिन्हों को भी इंक्लूड या चिन्हों को भी इंक्लूड करें तो केवल यहाँ पे हम अंकों को देखेंगे कौन सा अंक बड़ा है। तो बड़ा अंक आने पर अंक के लिए लिख देते हैं चलो बड़ा, और यहाँ पे छोटा। तो देखो अगर यहाँ पे बड़ा अंक है, यहाँ पे माइनस का छोटा अंक है, तो आंसर किसका आएगा? प्लस का।
उदाहरण देखें, फिर देखेंगे, भी बहुत सारे उदाहरण देखेंगे। उसके बाद यदि यहाँ पे प्लस का तो छोटा हो और यहाँ पे माइनस का अंक बड़ा हो, तो फिर आंसर किसका आएगा? माइनस का। ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार की संक्रियाओं में यदि बड़े अंक के साथ जो चिन्ह लगा रहता है वही चिन्ह आंसर में आएंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं, यदि यहाँ पे बड़ा माइनस हो, माइनस वाला अंक बड़ा हो और प्लस वाला अंक छोटा हो, तो फिर यहाँ पे भी वही लॉजिक काम करेगा कि बड़ा अंक के साथ जो चिन्ह है वो आंसर में वही आएगा। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे भी माइनस हो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, यहाँ पे भी माइनस हो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो फिर आंसर किसका आएगा? माइनस का। और ये दोनों का क्या होता है? योग होता है। इनको जोड़ करते हैं। यदि माइनस और माइनस दोनों अंक माइनस माइनस के हो तो उनको योग करते हैं और आंसर के आगे जो योग आएगा, रिजल्ट आएगा, उनके आगे कौन सा चिन्ह लगाएंगे? माइनस। इसी प्रकार प्लस और प्लस को योग करेंगे तो आंसर भी योग, उसका योग करना पड़ेगा और आंसर भी प्लस का आएगा। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 + 5। पहला उदाहरण है 3 + 5। तो देखो इस पे भी आगे प्लस है, इसके भी आगे प्लस है, तो प्लस और प्लस योग करेंगे। यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, योग करेंगे और आंसर क्या आएगा? प्लस का 8। तो यहाँ पे प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि एक ही अंक है, तो यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, इसको प्लस ही मानेंगे। उसके बाद दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे बड़ा अंक हो, जैसे इसका उदाहरण लेते हैं, बड़ा अंक 5 हो, छोटा अंक 4 हो, तो देखिए 5 के आगे प्लस है, 4 के आगे माइनस है, तो क्या करना पड़ेगा? इनको घटाना पड़ेगा और 5 में से 4 गए। अगर विपरीत चिन्ह, एक लॉजिक ये ध्यान रखना है, यदि विपरीत चिन्ह आ जाते हैं तो उनको घटाना पड़ेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं घटाना, इसमें भी घटाना पड़ेगा, इसमें भी घटाना पड़ेगा और इसमें भी घटाना पड़ेगा। अगर विपरीत चिन्ह का मतलब जैसे एक तो प्लस हो, एक माइनस हो, या एक माइनस हो, एक प्लस हो, तो देखिए 5 में से 4 जाएंगे तो 1। बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस का, तो आंसर में क्या आया? प्लस। इसी प्रकार यदि इसका उदाहरण हो गया, इसका उदाहरण लेते हैं। छोटी संख्या की बार प्लस की, जैसे 3 है, और बड़ी संख्या है माइनस का, जैसे 8 है, तो इसको भी घटाना ही पड़ेगा। 8 में से 3 कैसे भी घटा सकते हैं? क्योंकि 3 - 8, वो कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं रखना है कि पहला जो अंक लिखा जाता है उसी में से घटाएंगे। अपने को ये लिखना है कि विपरीत चिन्ह आते हैं तो कोई बड़े में से छोटा अंक घटा देते हैं और फिर उसके बाद चिन्हों का फैसला करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 - 8 माइनस का 5 कैसे हुआ? 8 में से 3 गया तो 5, और बड़ा अंक कौन सा है? 8 के आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस। 8 का चिन्ह माइनस क्यों मानेंगे? क्योंकि 8 का अधिकार इधर के चिन्ह का ही होता है, जो बाएं ओर चिन्ह लगा रहता है वो अधिकार होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे चौथा उदाहरण, बड़ा अंक मान लेते हैं माइनस का और छोटा अंक मान लेते हैं प्लस का। तो यहाँ पे फिर वही, एक माइनस एक प्लस है, विपरीत चिन्ह है, घटाना पड़ेगा। 10 में से 5 घटाए तो 5, और बड़ा अंक के आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। इसी प्रकार 5वां है माइनस और माइनस, तो माइनस का जैसे 7 ले लेते हैं, माइनस का 3 ले लेते हैं, तो दोनों में माइनस माइनस आता है, तो माइनस और माइनस आने पर क्या होता है? योग होता है 10, और चिन्ह कौन सा आता है? माइनस का 10। तो इस प्रकार से हम इन संक्रियाओं को से मिलकर बने हुए जो ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनको हल आसानी से कर सकते हैं। प्रत्येक सवालों में ये इस प्रकार की संक्रियाएं काम आती है। जब तक ये बेस याद नहीं होता है या जब तक ये बेस कंप्लीट नहीं होता है, गणित में आगे अपनी कमजोरियां दूर नहीं कर सकते। अगर मेरा ये वीडियो प्रतियोगी परीक्षा वाले भी देख रहे हैं तो उनको लिए भी ये बहुत फायदामंद होगा, और आगे के वीडियो इसी प्रकार से बनाते रहेंगे। और जो पिछला वीडियो है उसको समझने के लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको अवश्य देखें और आगे के वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।